नमस्कार दोस्तों। हम हिंदी पेडागॉजी देख रहे थे और हिंदी पेडागॉजी में हम देखेंगे अगला पार्ट हमारा, ये जो दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट अपलोड हो चुका है, उसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के या आप अपने चैनल पे जा कर के देखेंगे तो उसको आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं भाषा की प्रकृति। भाषा की जो प्रकृति होनी चाहिए, कैसी कैसी प्रकृति होती है और कैसे भाषा का निर्माण होता है या किस प्रकार हम भाषा को सीखते हैं, ये सभी चीज़ें भाषा के बारे में बताया गया है। भाषा सागर की तरह सदैव बहती रहती है। भाषा एक सागर की तरह है, जिस तरह सागर में पानी भरा रहता है उस तरह बहती रहती है। और भाषा के गुण व स्वभाव को उनकी प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की प्रकृति आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। ठीक ना, हर भाषा में प्राकृतिक आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो समाज में रह कर के ही सीखी जाती है, जो मनुष्य को प्राप्त होती है। ठीक है ना, जो मनुष्य को प्राप्त होती है, मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। वह परंपरागत अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहते नीर की तरह है। जीवंत भाषा बहते नीर की तरह है, जिस तरह नीर बहता रहता है, सदैव प्रवाहित होती रहती है। भाषा की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं में समझाया जा सकता है। नंबर 1, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा जिस तरह हमें पिता के द्वारा संपत्ति मिलती जाती है, उस तरह भाषा संपत्ति नहीं है। हम आज इस वातावरण में या इस भाषा में जी रहे हैं तो अगले दिन किसी दूसरी भाषा या दूसरे क्षेत्र में जिएंगे तो हम उस तरह की भाषा का सीखेंगे। ठीक है ना। अगला है भाषा एक अर्जित संपत्ति। भाषा क्या है? हम अर्जन के द्वारा सीखते हैं। जिस तरह हम कहीं भी रहें, जिस क्षेत्र में रहें, उस क्षेत्र की भाषा को हम सीख सकते हैं। ठीक है। भाषा एक सामाजिक उपयोग की भावनात्मक वस्तु होती है। ठीक है ना। भाषा एक सामाजिक उपयोग, मतलब हम समाज में रह करके उपयोग करते हैं, जो अपने भावों को एक दूसरे के माध्यम से प्रकट करते हैं, वही क्या होती है? भाषा होती है। भाषा परंपरागत होती है। भाषा एक परंपरागत होती है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, मतलब एक दूसरे के द्वारा सीख सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, सिर्फ अर्जन किया जा सकता है। अगला है भाषा का अर्जन। भाषा का अर्जन अनुकरण के माध्यम से होता है, मतलब अनुकरण मतलब हम एक दूसरे से सीखते हैं। ठीक है ना। भाषा चिर परिवर्तनशील होती है, अर्थात भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है। अर्थात भाषा में समय के साथ विकास होता है, रहता है। वह नए शब्दों को ग्रहण करता है, वह पुराने शब्दों को त्याग देता है। इस परिवर्तनशील भाषा को सजीव भाषा कहा जा सकता है। लेकिन जिस भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे मृत भाषा कहा जा सकता है। अगला पॉइंट है, प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। किसी न किसी भाषा की क्या होती है? एक सीमा होती है, और उस सीमा के माध्यम से हम क्या करते हैं? सीखते हैं। अगला है, प्रत्येक भाषा की संरचना अलग अलग होती है। प्रत्येक भाषा की सीमा क्या होती है? अलग अलग प्रकार से होती है। ठीक है ना। अगले पॉइंट की बात करते हैं, और इस प्रकार मेरा अगला पॉइंट है, उसमें हम बात करते हैं कि उसमें क्या होगा। ठीक है ना। अगला है, भाषा के दो आधार होते हैं। ठीक है ना। भाषा के कितने आधार होते हैं? 2 प्रकार के आधार होते हैं। नंबर 1 है भौतिक, जिसको लिखित भाषा कहते हैं। दूसरा अभौतिक, जिसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा या मौखिक भाषा में स्थायी या भाषा स्थायी भाषा होती है। अपने लिखित रूप में भाषा का सदा स्थायी रखती है। ठीक है ना। जिस पर कोई भाषा है उस भाषा को हम लिख दें तो सदैव स्थायी रहती है, क्योंकि इसका प्रयोग आने वाली पीढ़ी के लिए किया जा सकता है। हमारा परंपरागत साहित्य लिखित रूप में ही प्राप्त हुआ है। जिस तरह हमारे पुराने ग्रंथ हैं, वो सारे के सारे ग्रंथ क्या हैं? किसी भी भाषा में लिखे, चाहे ब्राह्मी भाषा में, चाहे गुरुलिपि भाषा में, जिस लिपि में लिखा हुआ है वो क्या है? सारे लिखित भाषा में मिले हुए हैं, हमें लिखित रूप में प्राप्त हुए हैं। अगला है भौतिक या मौखिक। ठीक है ना। अभौतिक या मौखिक है, जो अस्थायी है। अपने उच्चारित रूप में भाषा स्थायी या क्षणिक होती है। ठीक है ना। हमने आज इस भाषा को दिया, अपने मूक रूप में मौखिक अवस्था में रहती है। ठीक है ना। अब मतलब मौखिक भाषा क्या होती है? आज हमने इस भाषा को सीखा और सीख करके हमने क्या किया? उस तरह का बोलना सीखा, और अगले दिन किसी दूसरे माहौल में चले जाते हैं तो उस तरह की भाषा को हमने सीखना या बोलना शुरू कर देते हैं, तो ये मौखिक भाषा होती है। भाषा का जो महत्व होता है वो क्या क्या होता
होता है। मनुष्य के द्वारा अर्जित किया गया सबसे महत्वपूर्ण उपागम भाषा ही है, जिसके द्वारा मनुष्य ने अपने विभिन्न प्रकार के आविष्कार तथा वैचारिक प्रगति की है। भाषा के माध्यम से ही मनुष्य अपने दम पर इस सृष्टि एक बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। ठीक है, लिपि का वरदान पाकर तो हमारी भाषा पूर्ण रूपेण स्थायित्व आ गई है। हमने लिपि को क्या किया है, सीख लिया, उसी के कारण भाषा में स्थायित्व आ गया। मातृभाषा शिक्षण का महत्व। मातृभाषा शिक्षण से सरसता एवं पूर्णता की अनुभूति होती है। मातृभाषा शिक्षण से अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता एवं प्रभावित होती है, संभाव होती है। मातृभाषा शिक्षण में सामाजिक एकता में सहायता प्राप्त होती है। मातृभाषा में ज्ञानोपार्जन की साधन है। ठीक है, तो अगला देखते हैं भाषा की उत्पत्ति। भाषा की उत्पत्ति किस आधार पे हुई है, ठीक है ना, देखते हैं। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अत्यंत प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। ठीक है ना, भाषा की उत्पत्ति की जा रही है। ठीक है, अब क्या है, विभिन्न विद्वानों ने प्राचीन प्रकार विद्वानों ने विचार प्रदान किया कि इन्हीं विद्वानों द्वारा भाषा की उत्पत्ति के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत प्राप्त किए गए हैं। ठीक है ना, अगले नंबर 1 है देवी उत्पत्ति सिद्धांत। भाषोत्पत्ति का यह सर्वाधिक प्राचीन मत है, जिनमें अंतर्गत संस्कृत भाषा से सबसे प्राचीन भाषा माना गया है। सबसे जो प्राचीन भाषा मानी गई है वो संस्कृत भाषा मानी गई है, और उस भाषा के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। दूसरा, विकासात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा का विभिन्न कालों में विकास होता रहा। विकास में जैसे हमारा आगे आदिकाल, रीतिकाल, अन्य काल आ गए, तो उन कालों में क्या होता गया, विकास को धीरे धीरे करके हम विकास करते गए। अगला, धातु व डिगडोग सिद्धांत के अनुसार इस डिगडोग का बाद का भाषा का वर्णन सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार संसार की हर वस्तु अपनी एक उच्चारण ध्वनि होती है तथा इसी ध्वनि में शब्दों तथा भाषा की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, इस प्रकार। अगला है अनुकरण के माध्यम से हम किसी भाषा को अनुकरण सीखेंगे। मनुष्य के द्वारा अपने आसपास की वस्तुओं व प्राणियों की आवाज़ व ध्वनि का अनुकरण करके नवीन शब्दों की रचना तथा उन्हीं शब्दों को धीरे धीरे भाषा में विकास कर देना। हमने जो चीज़ें सीखा, ध्वनि सुनी, और सुनने के बाद जो चीज़ें हमने उसको प्रयोग में लाई, और प्रयोग करने के बाद उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, बार बार प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है ना, अगला हम देखते हैं यो हे हो सिद्धांत। इसे परिश्रम ध्वनि या थकान परिहरण या श्रमापहार या मूलकतावाद भी कहते हैं। ठीक है ना, इस सिद्धांत के प्रवर्तक नेवर नामक विद्वान है। इस सिद्धांत में भाषा की उत्पत्ति श्रमिकों के द्वारा परिश्रम किए जाने वाले समय निकलते शब्द को यूं ह्यूं है आदि के कारण माना गया है। ठीक है ना, अगला देखते हैं टा सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यदि मानव काम करते समय अनजाने में कई ध्वनियाँ संयोगवश उत्पन्न शब्दों का उच्चारण करता है तथा इन्हीं ध्वनियों व शब्दों से धीरे धीरे भाषा का विकास हो गया। अगला है संगीत सिद्धांत। संगीत के माध्यम से इस सिद्धांत के अनुसार गाने में प्रारंभिक अर्थ विहीन अक्षर बने तथा विशेष स्थितियों में उनका प्रयोग होने से उन अक्षरों का अर्थ से संबंध हो गया है। ठीक है ना, तो संगीत के माध्यम से भी भाषा को सीखें। अगला है संपर्क सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक जी रैबज महोदय जी हैं, और इनके अनुसार मनुष्य के विभिन्न समूहों परस्पर संपर्क में भाषा की उत्पत्ति का विकास हो गया। तो इसको आप देखिएगा, और धन्यवाद।